गुड मॉर्निंग स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि संकेत आज किस तरीके के हैं ग्लोबल मार्केट और एशियन बाजारों से। इसके अलावा खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। कल का मार्केट देखिए, हमने देखा रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज है वीकली एक्सपायरी और उसके पहले हमने अच्छा सेशन कल के दिन देखा था और ऑटो स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। तो आज के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, तो किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए आज के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एशियन मार्केट एक बार देख लेते हैं किस तरह के क्यूज वहाँ से मिल रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए 80 अंक ऊपर एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। निक्केई में भी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। और किस तरीके के संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं इस वक्त, ये भी समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं, पॉजिटिव है क्या? जी बिल्कुल पूजा, आज संकेत थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है यूएस मार्केट्स में। 3 दिन की गिरावट के बाद आज जरूर संभले अमेरिकी बाजार, लेकिन देखिए वहाँ कुछ कंसर्न्स जो है अब वो टेपरिंग को लेकर भी आ रहे हैं, क्योंकि मिड दिसंबर और मिड नवंबर तक की भी वहाँ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि टेपरिंग की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बाद में जरूर रहेगा, लेकिन यस अभी के लिए फिलहाल बाजार थोड़े से रिकवर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ खास तेजी नहीं थी। नास्डैक में लगभग 100 अंकों की तेजी और डाउ जोन्स जो है वो सपाट कारोबार ही कर रहा है। साथ ही दूसरे अगर एसेट क्लास की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में अभी भी तेजी बरकरार है। अभी भी वहां पर आप देखेंगे $83 के पार ही है, $83 पर बैरल के जो भाव है उसके ऊपर ही है। तो वो एक अलग पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, वो वाला सिनेरियो ग्लोबली अभी भी बना ही हुआ है। पूजा उस तरह से कोई वहाँ कोई इस तरह की रिकवरी या गुड न्यूज़ नहीं आई है। यूएस डॉलर इंडेक्स आप देखें अभी भी $94 के पार है, वो भी एक अनकंफर्टेबल लेवल ही माना जाता है अगर आप विक्स इंडेक्स और इन तमाम नज़र से देखें तो। सो मैक्रो फ्रंट पे हमें कुछ खास सुधार होता हुआ, किसी तरह का सिनेरियो बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पॉइंट्स के लिहाज से आप बात करें तो इस 3 दिन के बाद एक बाजार में रिकवरी है। बिटकॉइन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो वो एक अलग टॉपिक जरूर है, क्योंकि लगता है कि रिस्क ऑन एनवायरनमेंट का माहौल शायद फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिस्क ऑफ का एनवायरनमेंट का माहौल फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरह से तेजी दिखा रहा है वो एक ऑफकोर्स एक अलग मैटर जरूर है जो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से ग्लोबली ट्रेडर्स सारे एसेट क्लास को मैप करते हैं। तो यस ये सारे पैरामीटर्स रहेंगे। आज देखना होगा कि किस तरह की हम ओपनिंग देते हैं। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट्स पे कंप्लीटली ऑन पॉलिसी रिफॉर्म्स इंडियन मार्केट्स इस वक्त रिएक्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट से आप बात करें तो संकेत अच्छे दिख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से अब जो संकेत मिल रहे हैं, एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, तो राहत की बात है। लेकिन भारतीय बाजार को देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था इतने दिनों में भी, और लगातार हम एक अच्छी क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। और जैसा कि प्रियंका ने बताया, जो घरेलू पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रही हैं उसके चलते भारतीय बाजार इस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और अर्निंग्स पर भी अब रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं एफआईज और डीआईज की तरफ से किस तरह के संकेत हैं। और यहाँ पर भी राहत की बात है। इतने दिनों की बिकवाली जो थी विदेशी निवेशकों की तरफ से, अब उसको होल्ड लगा है और अब ये जो आंकड़ा आया है आज के लिए वो खरीदारी का दिख रहा है। कैश मार्केट में 937 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब 1200 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में भी की है। लेकिन डीआईएस की तरफ से सपोर्ट नहीं था। कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, आंकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 430 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर नेट दिखी गई है डीआईएस की तरफ से। लेकिन जो इतने दिन की बिकवाली का ट्रेंड था वहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। तो संकेत तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो आज को देखते हुए भारतीय बाजारों के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, हम संकेत अभी देख रहे थे, ग्लोबल क्यूज भी देखा, एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देखे, वो भी ठीक ही नजर आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए आज के लिए रणनीति क्या अपनानी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे आज के लिए? नमस्कार। देखिए बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को निफ्टी ने लगभग 18,200 के न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए। तो मेजर ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव है और जिस हिसाब से अब आईटी सेक्टर्स के नतीजे आए हैं, बाजार में मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी जब तक 18,050 के स्टिक को होल्ड करता है, यहाँ पे लगभग 18,250, 18,500 तक के मोमेंटम कंटिन्यू रहने चाहिए। तो बाजार में पॉजिटिव बायस बरकरार है और इस पॉजिटिव बायस को आप लगातार ट्रेड कर सकते हैं।
आज एक्सपायरी का दिन है, तो यहाँ पे पुट राइटिंग का डेटा है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 18,050 के सपोर्ट से आप ऊपर में 18,500 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लगभग यहाँ पे 39,000 तक की तेजी आने वाले दिनों में मिलने चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने की उम्मीद की जा रही है और निफ्टी में भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड आज के लिए देखने को मिल रहा है। तो बाजार में मोमेंटम पॉजिटिव है, इस तरह का अप्रोच आज बनाना चाहिए। और आज तो सपोर्ट ग्लोबल क्यू से भी मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी है, तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आज देखने की संभावना आज देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको स्ट्रैटेजी बता दी गई है। इसके अलावा चंदन, आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? जी देखिए, आप स्टॉक वाइज बात कर रहे हैं? जी हाँ पूजा, यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो 2 ट्रेड रहेंगे। पहला रहेगा आईटीसी। देखिए निफ्टी एफएमसीजी में वापस एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है और आईटीसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे जिस हिसाब से मल्टीपल मंथ मल्टीपल वीक्स के ब्रेकआउट्स हुए, यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। आईटीसी ने पुराने हर्डल को निकाल के वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ में अपटिक दिखाया, तो यहाँ पे 265 तक के टारगेट लग रहे हैं। 240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा ऑटो सेक्टर से। जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी ऑटो में मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पे टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, एमएनएम, इन सब में पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो आज के ट्रेड के लिए हम अशोक लीलैंड पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 142 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। ऊपर में 157 तक के टारगेट आपको अशोक लीलैंड में मिलने चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। दो स्टॉक्स हैं, आईटीसी और अशोक लीलैंड, दोनों में खरीदारी करने की राय। आईटीसी के लिए 265 का लक्ष्य दिख रहा है आज के लिए, और अशोक लीलैंड में 157 के लक्ष्य के लिए आप आज खरीदारी कर सकते हैं। आगे और भी हम आपको ट्रेडिंग की रणनीति बताएंगे, लेकिन अब फोकस कर लेते हैं खबरों पर। और खबरों में भी आज अर्निंग्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। देखिए, शुरुआत हो चुकी है और 3 दिग्गज कंपनी अब अपने नतीजे घोषित कर चुके हैं। टीसीएस के नंबर्स हमने देखे और कल बाजार बंद होने के बाद बैक टू बैक इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे भी आए हैं और आज माइंट्री के भी नंबर्स आने वाले हैं। उसके अलावा एचसीएल टेक के नतीजे पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो बहुत ही एक्शन पैक देने वाला, माफ कीजिएगा, माइंट्री के नतीजे आ चुके हैं, एचसीएल टेक के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी। तो एक्शन पैक रहने वाला आज तो आईटी शेयरों के लिए। तो एक एक करके उस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नतीजों की जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो इन्फोसिस और विप्रो, इन दोनों कंपनियों के नतीजे कैसे आए थे? पूजा, तो दोनों कंपनियों के ओवरऑल नतीजे हैं बहुत स्ट्रांग आए हैं और एक टाइप से टीसीएस को पिछाड़ दिया है। तो बेसिकली इन्फोसिस के बारे में बताएं तो जो रेवेन्यू थे ऑलमोस्ट इनलाइन थे एस्टिमेट्स के, लेकिन एक अच्छी बीट दिखी पैट में और आपके एबिडा में, और अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो FY22 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो उन्होंने वो बढ़ा दिया है। वो 16.5% टू 17.5% का ग्रोथ देखने मिला। तो उसमें जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इन्फोसिस की ADR में भी मिली। अब विप्रो की भी बात कर लेते तो उसमें जो है मोर और लेस सारे नंबर्स जो थे इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस थे और एक अच्छा सरप्राइज देखने मिला था, क्योंकि जो आपके जो मार्जिन्स है एबिट के वो ऑलमोस्ट 18% आए थे। एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कम आएंगे, लेकिन इसमें भी एक टाइप से एक हल्की सी आप कह सकते हैं बीट हो सकती है आपके मार्जिन्स को लेके। FY22 गाइडेंस में जो है सिक्वेंशियल ग्रोथ के लिए जो थर्ड क्वार्टर के लिए उन्होंने 2 to 4% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ पे रखा है, और जो रेवेन्यू IT सर्विसेज से आएगा वो ऑलमोस्ट 2631 मिलियन से लेके 2683 मिलियन के लिए है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई इन्फोसिस के और विप्रो के नतीजों की। और देखिए, भारतीय आईटी कंपनियों के जो ADR हैं वो नतीजों पर रिएक्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। इन्फोसिस के ADR में करीब 3.5% का उछाल है और विप्रो के ADR में करीब 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। आज इस पर आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए भी नजर आएंगे। अब शरद बताइए, माइंट्री के नंबर्स कैसे थे? इसकी ये कंपनी है डिजिटल फोकस्ड है और बेहतरीन नंबर्स आए हैं। अगर मैं सारे चारों कंपनियों के रिजल्ट्स को देखूं तो सारे पैरामीटर्स पे जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बीट देखने मिला है। सबसे बढ़िया डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला जो ऑलमोस्ट 13% पे आया, और मार्जिन्स आप कहिए ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई है। तो माइंट्री ने जो है लिटरली सारे जो एस्टिमेट्स हैं उन्हें बीट कर दिया। और ओवरऑल अगर आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एट्रिशंस लेवल जो है 17 to 20% से, तो ये एक चिंताजनक पार्ट रहेगी। तो ये आपके आईटी स्पेस के नतीजे के जो है हमने एक टाइप से समरी दिया आपको।
ओके, तो माइंडट्री के स्ट्रॉन्ग नंबर्स और देखिए स्टॉक प्राइस में भी वो चीज़ दिखी थी। अगर तमाम आईटी स्टॉक्स को हम कंपेयर कर ले तो मिड कैप स्पेस से माइंडट्री में शानदार तेजी देखने को मिली थी और नंबर्स भी देखिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो शानदार नंबर्स माइंडट्री की तरफ से। अब इसके अलावा शरद और कौन से ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर होंगे जहाँ पर कि आज फोकस होगा? पूजा, जो बेसिकली जो कोल शॉर्टेज हो रही है तो उसके कारण अन्य कंपनीज सेक्टर्स को भी अब प्रॉब्लम्स आने लग रहे हैं। प्रोडक्शन आउटपुट्स या जो कट्स बोलते हैं उस पे आने लग रहे हैं। तो उसमें जो है मेटल और सीमेंट कंपनी को जो है कोल शॉर्टेज हो सकती है। जो कोल इंडिया ने कहा है कि वो डाइवर्ट कर सकते हैं कोल के सप्लाईज। और उसके अलावा निरस्टार करके एक कंपनी है जो जिंक की जो है बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है दुनिया में, बेल्जियम में। तो उन्होंने जो है अपनी प्रोडक्शन को 50% जो है कट कर दिया है। तो उससे जो बेनिफिट्स होगा हिंदुस्तान जिंक को होगा। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने भी राइट किया है कि हम उनके जो ऑपरेशनल प्लांट्स हैं सिर्फ 2 या 3 दिन के कोल अवेलेबल हैं। तो एक टाइप से एक चिंताजनक पार्ट ज़रूर है, लेकिन पावर मिनिस्ट्री का उसके दूसरे तरफ कहना है कि जो रिक्वायरमेंट है आपके इलेक्ट्रिसिटी की वो जो है 11,000 मेगावाट से डेफिसिट जो है घट के ऑलमोस्ट 6,000 मेगावाट 2 दिन में हो गई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कहानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जो हैं अक्टूबर 22 को जो है अनाउंस करेंगे। तो इस पे बहुत फोकस रहेगा और बहुत सारे ट्रिगर्स रहेंगे, दिवाली के रहेंगे, उनके जो जियो फ़ोन के लॉन्च रहेंगे। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहेंगे स्टॉक पे और उस पर री रेटिंग होने की भी बात चल रही है। उसके अलावा जी के बारे में बात करते तो रिलायंस और इन्वेस्को की जो डील हो रही थी, तो जो रिलायंस ने बयान दिया है उन्होंने कहा है कि आपके जो इन्वेस्को और जी के जो विवाद के कारण जो है एक्चुअली मर्जर हो नहीं पाई है। और उसमें जो है जी और जो इन्वेस्को की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाने के वो खिलाफ थे। और जी ने उसी तरफ से रिप्लाई भी किया कि जो इन्वेस्को के रीसेंट एक्शन हुए हैं वो जो है ठीक मोटिवेशन से नहीं हुए हैं। तो इस पे जो है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है जी और इन्वेस्को के सागा में। डिश टीवी की बात कर लेते तो बोर्ड ने ईजीएम का प्रस्ताव को ठुकराया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी फोकस में रहेगा। नीति आयोग जो है जो प्रपोजल सोच रही है कि एक नया यूनिट बनाए ताकि उसके जो डिसइन्वेस्टमेंट्स है तो वो जो है वो प्रोसेस जो है जल्दी स्टार्ट हो जाए। हीरो मोटो जो है अब जो है ग्राहकों के लिए रिटेल फाइनेंसिंग जो है लाएगा, शुरू करेगा। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगले 3 से 4 साल में 150 से 200 स्टोर खोलेंगे और इस पे जो है ऑलमोस्ट 800 to 1000 करोड़ का कैपेक्स होगा इस चीज़ पे। और आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा लुपिन, क्योंकि इसमें जो आपकी जो शेयर होल्डिंग अपडेट आती है 1% से ज़्यादा, तो उसमें पहले राकेश झुनझुनवाला का 1.6% स्टेक था। तो अब जो है उनका नाम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उनका जो स्टेक है इस लुपिन में थोड़ा घटा है। तो ये सारे स्टॉक्स जो रहेंगे हमारे ध्यान पे अर्निंग्स के अलावा। अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो लुपिन फोकस में रहेगा, राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी यहाँ पर कम होगी और ज़्यादा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स अच्छे, माइंडट्री के शानदार नंबर्स, तो इन तमाम स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा आज एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के मौके आज कहाँ कहाँ दिख रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। शुरुआत में चंदन ने आईटीसी और अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी थी। 2 और कॉल्स आपको बता देते हैं। यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग की राय आ रही है। जो पहला स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय देख रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक में भी हम लगातार ये देख रहे हैं, ट्रेडर्स फेवरेट है ये स्टॉक, लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। और आज भी जिस तरह से अब एक्शन दिख रहा है IT शेयरों में, 6060 तक के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एल&टी इन्फोटेक में। स्टॉप लॉस होगा 5890 का। और दूसरा स्टॉक है वेदांता, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है 332 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस होगा 313 का। तो 4 कॉल्स हमने आपको बताई आज के लिए और अब चारों में ही खरीदारी करने की राय आज के लिए दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, हम आपको एक एक करके बताएंगे और क्विकली बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इन्फोसिस और विप्रो पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हम आपको क्विकली यहाँ पर बता देते हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही दिख रही हैं। CLSA से शुरुआत करते हैं। CLSA की इन्फोसिस पर खरीदारी की राय आई है, लक्ष्य है 2060 का। सिटी की खरीदारी की रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पर, 1930 का लक्ष्य देख रहे हैं। JP मॉर्गन की ओवरवेट की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग ये दे रहे हैं और लक्ष्य है 2200 का। और
क्रेडिट स्विस की भी इन्फोसिस पर जो रिपोर्ट आई वो भी पॉजिटिव है, आउट परफॉर्म की राय दे रहे हैं। 2250 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग सभी जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है 2000 के ऊपर के ही लेवल्स देख रहे हैं, सिर्फ सिटी को छोड़ के, जो कि 2000 के नीचे के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 1930 के। अब आते हैं विप्रो पर। विप्रो पर भी 3 रिपोर्ट्स आई हैं। क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल रेटिंग ये दे रहे हैं, 725 का टारगेट होगा। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय ये दे रहे हैं, 780 का टारगेट है। और जेपी मॉर्गन ने भी न्यूट्रल की रेटिंग अपनी दी है, टारगेट जो है वो 670 का है। तो सबसे कम टारगेट यहाँ पर जेपी मॉर्गन का है, बाकी दोनों सीएस, क्रेडिट स्विस और मैक्वारी ने यहाँ पर 725 से ऊपर के ही टारगेट यहाँ दिए हैं विप्रो के लिए। तो ये तो बात हुई इन्फोसिस और विप्रो की लेवल्स पर, आप जरूर नजर रखिए। कुछ और रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो आईजीएल पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 640 रुपये प्रति शेयर का। आईजीएल भी लगातार ब्रोकरेज हाउस के रडार पर है। सिटी की रिपोर्ट आई है एमएनएम फाइनेंस पर, पॉजिटिव रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार, लक्ष्य 185 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। सितंबर अक्टूबर के बीच स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली और इनका कहना है कि एनपीए में भी कंपनी के कमी देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करते हैं माइंडट्री की, शानदार नंबर्स माइंडट्री पर, लेकिन मैक्वारी की जो रिपोर्ट आई है वो अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य है 3900 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ पर आज आप नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई ब्रोकरेज हाउस से रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आज एक्शन किस तरह से देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र राव। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप बताइए कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है और ट्रेडिंग के मौके आज आप कहाँ देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स में हमने एक अच्छा जंप देखा है कल के सेशन में। काफी रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद कल के सेशन में गोल्ड ने $1767 का कॉमेक्स पर लेवल ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग आया है। तो हमें लग रहा है कि ये अभी $1810-1820 तक आ जाएगा। मेन रीजन सर, जो यील्ड बढ़ रही थी यूएस बॉन्ड यील्ड्स और जो डॉलर इंडेक्स में लगातार जो एक तेजी आ रही थी, आई थिंक दैट हैज टेकन अ पॉज और हमने डॉलर इंडेक्स को 94 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा है फ्रॉम द हाई ऑफ 9450, 9460। और बॉन्ड यील्ड्स भी फिर से एक बार 1.60% के नीचे आ चुके हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज सपोर्टिंग। और गोल्ड काफी टाइम से एक सपोर्ट पे चल रहा था 1750-40 के आसपास। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर में अच्छा एक्शन हो सकता है आज। तो मेरा जो गोल्ड में पिक है वो अराउंड 47,600 में बाइंग की एडवाइस है। 48,200, 300 तक प्राइसेस जा सकते हैं। 47,500 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एनर्जी पैक में, क्रूड में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा है काफी टाइम से, क्योंकि थोड़े से मिक्स्ड फैक्टर्स है क्रूड में। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है क्रूड में, अभी भी जो एनर्जी क्राइसिस स्टिल इट इज इन द बैकग्राउंड और उसके चलते क्रूड में एक पॉजिटिवनेस ही कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे हिसाब से 5,950-960 के आसपास एक बार बाइंग किया जा सकता है। और जो इसका टारगेट है वो अराउंड 6,100-6,120 का होगा। और थर्ड पिक जो है वो कॉपर का है, क्योंकि कॉपर बेस मेटल्स में भी हमने एक बहुत अच्छा मूव आते हुए देखा है कल के सेशन में। और कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड ट्रायंगल ब्रेकआउट। और पॉसिबिलिटी है कि ये 765-770 तक जाए। तो मेरे हिसाब से 752 के आसपास अगर कॉपर मिलता है आज के सेशन में तो इट वुड बी अ गुड बाय। स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 747 के आसपास और टारगेट हम इसका 765 इनिशियली और 770 का लेंगे। ओके, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड, कॉपर और क्रूड तीनों में ही खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट का रुख करते हैं। आईएमएफ ने देखिए ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में तो हल्की कटौती कर दी है, लेकिन भारत का जो ग्रोथ अनुमान है वहां पर भरोसा कायम है। और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत की टाइम्स नेटवर्क के एक्सक्लूसिव एडिटर मिहिर भट्ट ने। आइए आपको सुना देते हैं पूरी बात। गीता, एक चीज जो हमें देखने को मिली, essentially what you are saying is that growth has a downward risk and inflation has an upward risk. It might be range bound right now, but it exists. So, if you have to summarize your world economic outlook, what would that be? Should we be cautious? I would say that the global recovery is continuing. So that's the good news. But the momentum has certainly weakened. And that's been a consequence of the Delta variant and the supply disruptions that has led to. And so all of that has lasted longer than was expected.
So we have a small downgrade for the world as a whole. It's a small downgrade. It's just a 0.1 percentage point downgrade. But I think it's important for to keep in mind that the pandemic is not over. These supply disruptions that we've seen with semiconductor chips, and therefore because of that not being able to produce enough cars, we're seeing shortages in stores because of delivery lags and shipping. We're seeing energy prices going up in many parts of the world and then affecting inflation. So all of these pose headwinds for the recovery. Mm-hmm. In fact, you're right, because, even in India and even globally, we have seen that the supply side disruptions are actually causing a sort of slowdown as far as recovery process is concerned. Do you see that lag effect of supply side disruption continuing well into 2022? It varies depending upon the sector. So for instance, if you look at the current steep rise in gas prices, which then has spilled over into oil prices and into coal prices, we expect that effect to subside in the first half of next year, once we get past the winter. Now, if the winter turns out to be much more severe than we expected, then the lasting negative effect of that could be longer. But I think the assumption for now is that by the first half of next year, we would be in a better place. With semiconductor chips, of course, it takes longer for production to come online. It's a slower process, so it goes into more of next year. And again, we're seeing this. Obviously, nobody expected to see this kind of a disruption at this time of the year in energy prices. It's been like a perfect storm of events. So overall, the fact that there is elevated risks in the global economy compared to 2 or 3 months ago is what I would flag. And the fact that policymaking is also becoming much more complicated, because on one hand, you don't have a full recovery in the economy. At the same time, you're having to deal with high inflation. That complicates how you provide support to the economy.